आगे सब चलो। अब पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमने कर ली, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक एक करके मुझे यहाँ पे ना एक्टिविटी लिखाओ, कौन कौन सी एक्टिविटी हो गई है। बताओ भाई। साइट एनालिसिस हुआ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हुआ तुम्हारा W3C वैलिडेशन। URL स्ट्रक्चर, फिर robot.txt, ब्रोकन लिंक, उसके बाद साइट मैप, वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग, कैनोनिकल टैग, कीवर्ड रिसर्च, मेटा आइटम प्रॉप, फिर इमेज ऑल्ट टैग, फिर ओजी टैग। मेटा टैग भी तो थे। हाँ, मेटा टैग, इमेज ऑल्ट टैग, फिर ओजी टैग। उसके बाद स्कीमा मार्कअप, और यही हुए थे। बस। हम्म। चलो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा रह गया है। हेडिंग टैग रह गया। हेडिंग टैग के अलावा तुम्हारा यहाँ पे कंटेंट डुप्लीकेसी एक जगह कहीं पे लिखो और मुझे ना बताना, ठीक है। क्योंकि मेरे को नहीं इतना ध्यान रहता ना, इतनी सारी एक्टिविटी होती है, तुम लोग मुझे रिमाइंड करवाना। ठीक है, कंटेंट डुप्लीकेसी हो गया। और वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और
स्पीड टेस्ट हो गया वेबसाइट की, रिस्पॉन्सिव हो गया। लिखो एक जना कोई भी इसको ना, लिख रहा हूँ उससे सर। उसी से पूछूंगा कौन कौन सा रह गया। ठीक है, हेडिंग टैग एक तो ये रह गया है, कंटेंट डुप्लीकेसी, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड टेस्ट रह गया है, एंड वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रह गया है। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारा जावास्क्रिप्ट हो गया, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हो गया एल्गोरिदम। ठीक है, ये लिख लो। सर एक बार जो कोडिंग वेबसाइट होती है उस पे मेटा टैग वगैरह कैसे लगाते हैं होस्टिंग में, वो एक बार दिखा देंगे एचडीटी की वेबसाइट से। मतलब किसी भी, जैसे कि मेटा टैग वगैरह कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे लगाते हैं कोडिंग वेबसाइट में ये तो डेवलपर प्रैक्टिकली। डेवलपर बताएगा ना यार, इसकी तो जिसको कोडिंग की नॉलेज होगी, कोडिंग की तो मुझे भी नहीं है ना नॉलेज, ये तो डेवलपर का नहीं काम नहीं, है। नहीं नहीं, जैसे कि सिर्फ कहाँ पे लगाते हैं, हेडर में लगाते हैं तो कैसे, सिर्फ मतलब वो कहाँ फाइल, सारी फाइल्स कहाँ मिलेंगी तो वो तो मैंने उस दिन बताया तो होस्टिंग में। था कि क्या कहते हैं, उस दिन तुमको दिखाई तो थी फाइल कहाँ पे मिलेंगी। वो तुम्हें क्या कहते हैं, फाइल मैनेजर पे जाके मैंने तुम्हें दिखाया नहीं था, उसी के अंदर होती है ना सारी फाइलें। अब आप और मैं नहीं ढूंढ पाएंगे ना उस फाइल को, क्योंकि हमें कोडिंग की नॉलेज थोड़ी ना है। कोडिंग हम तो सिर्फ इतना जानते हैं ना कि जितना हमें ज़रूरत होती है कि हाँ हम डेवलपर को बता सकें, हम उतना ही उसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा हमें नहीं पता ना, वो तो फिर एच टी एम एल के लिए आना चाहिए भाई, बिना एच टी एम एल के नहीं हो पाएगी वो चीज़ें। फाइल मैनेजर तो मैंने तुम्हें बताई थी, वहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाओगे तो वहाँ पे सारी फाइलें तुम्हारी वहीं पे स्टोर दिखेंगी। ठीक है, क्योंकि जब तक उसकी नॉलेज ही नहीं होगी क्या कहते हैं कोडिंग की, कैसे कर लोगे उस चीज़ को, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। लिख लिया था ना सारे के सारे। हाँ हम्म, तो अब एक एक करके मुझे बताना। हाँ, अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक्टिविटी रहेगी, बताना एक बार कौन कौन सी बता दी। हेडिंग टैग। हेडिंग टैग ही कर लो फिर। ठीक है, हेडिंग टैग देख लेते हैं। अब देखो हेडिंग टैग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है हेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब ये हेडिंग टैग क्या होते हैं, जब भी तुम कोई पेज बनाते हो, ठीक है, तो किसी भी पेज का जो टाइटल होता है ना, तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ऑप्शन उठाते हो ना, टाइटल एंड पैराग्राफ का, है ना। तो वो जो तुम टाइटल उठाते हो वही क्या होती है, वो टाइटल क्या होती है, हेडिंग होती है। ठीक है, वो जो टाइटल तुम वहाँ से उठाते हो वो क्या होती है, वो हमारी हेडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, वो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आपका हेडिंग टैग जो होता है ना तुम्हारी वेबसाइट में, एसईओ का रूल है कि पर पेज, देखो वो जो हेडिंग टैग होता है ना, वो इस तरीके से तुम वहाँ पे जाओगे ना वेबसाइट पे, तुम्हें ऐसे दिखाई देगा H1, H2, H3, H4, H5 और H6, 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, तो अब एसईओ का क्या रूल है, एसईओ का ये रूल है कि भाई जो भी आपका हेडिंग टैग होगा वो पर पेज पे H1 टैग सिर्फ 1 होना चाहिए, एक H1 टैग होना चाहिए। उसके बाद H2, H3, H4 जो है वो मल्टीपल चलेंगे, मतलब कि वो मल्टीपल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हेडिंग टैग 1 है वो जो है एक से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी देता हूँ।
अब जैसे यहाँ पे हम आते हैं पेजेस के अंदर, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे अपना होम पेज है, इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखेंगे हम कि अब जैसे यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे देखो HTML टैग कौन सा लगा हुआ है, H1 है। H इसके नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारे टैग्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि H2, ठीक है, और यहाँ पे H3, H4, ठीक है। तो इनसे फ़ायदा क्या होता है, देखो होता क्या है कि H1, H2, H3 होते हैं ना, तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ही ज़्यादा बोल्ड टेक्स्ट दिखाई देता है, ठीक है। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ही H1 जो है वो ज़्यादा बोल्ड दिखाई देगा, फिर तुम H2 पे आओगे वो थोड़ा सा कम बोल्ड दिखाई देगा, फिर H3 पे आओगे वो थोड़ा सा कम बोल्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हेडिंग टैग्स जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब गूगल का जो बॉट है जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है, तो हमारी वेबसाइट पे आते टाइम वो क्या करता है, वो जो है उसका जो बेसिकली जो फोकस होता है सबसे पहले वो हेडिंग टैग पे जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हारे सामने कोई टॉपिक लाऊं, ठीक है, उस टॉपिक की हेडिंग से ही तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया अंदर जो टॉपिक है वो क्या है ना। जो तुम्हारी हेडिंग की जो तुम्हारी टॉपिक होगी, उस टॉपिक से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक्चुअली में किस चीज़ के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो वो तुम्हारी सबसे पहले हेडिंग पढ़ता है कि भैया इसकी हेडिंग क्या है, ऊपर से वो पढ़ना शुरू करता है, तो हेडिंग से ही उसको जो है कंटेंट समझ में आने लग जाता है, ठीक है। तो अब हमेशा यह याद रखना कि एक पेज पे अगर मेरा होम पेज है तो इसमें ये मैंने H1 टैग यूज़ कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये भी एक तरीके की हेडिंग ही तो है, बट यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ हो रखा है, H3 टैग यूज़ हो रखा है, देख रहे हो। उसके बाद अगर मैं और नीचे आऊँगा, अगर किसी हेडिंग के ऊपर आऊँगा, देखो हेडिंग की बात हो रही है, हेडिंग मतलब ये हेडिंग, ये टाइटल, ये हेडिंग, ठीक है। तो ये हमेशा जो है सबसे टॉप पे रहेगा H1, फिर H2, H3, इसका हायरार्की इस तरीके से होती है, ठीक है। ऐसे यूज़ नहीं करना कि मैंने यहाँ पे सबसे टॉप पे मेरा कंटेंट है, मैंने यहाँ पे डाल दिया H4 और बाद में आके मैंने वहाँ पे डाल दिया H1, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो हम किस तरीके से जो है चीज़ें करते हैं, एक सेकंड रुकिए। इतना क्लियर है कि भाई गूगल की गाइडलाइन है कि H1 टैग जो है वो एक से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए, सिंपल। अच्छा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म एक सेकंड देना बस। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए H1 टैग पर पेज पे, पर पेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल पेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो तुम्हारा जो है नॉर्मली H2 टैग मल्टीपल हो सकते हैं, H3 टैग मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है H1 टैग की, क्लियर है। यस। तो अब ये चीज़ तुम्हें पता कैसे चलेगी कि किस वेबसाइट पे जो हैं कितने टैग लगे हुए हैं, ठीक है, कि किस पेज पे कितने टैग लगे हैं। तो अपन लोगों को क्या करना है, सिंपली जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, और वेबसाइट के सोर्स पेज पे ही हमको क्या दिखेगा, हमारे कितने पेज हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इसके मैं सोर्स पेज पे आता हूँ, सोर्स पेज पे कैसे आऊँगा, कंट्रोल यू दबा के मैं दबाऊँगा Ctrl F, ठीक है।
कंट्रोल यू दबा के मैंने कंट्रोल एफ दबाया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरीके से H1 लिखूँगा, ठीक है। तो H1 लिखने के बाद यहाँ पे देखो एक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, और वो एक रिजल्ट क्या है, ये देखो, ये रहा, क्या लिखा है, रेनिंग ऑफर फॉर हॉट विंटर सेशन। अब यही चीज़ मैं अगर तुम्हें यहाँ पे आके दिखाऊँ, रेनिंग ऑफर, ये H1 टैग यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसी तरीके सर से, अच्छा, बॉडी में हम H1 टैग नहीं लिख सकते, बॉडी में भी नहीं लिख सकते? बॉडी मतलब, ये बॉडी तो है। जो नहीं नहीं, जो नीचे जैसे मान लो कोई कंटेंट डालेंगे, हम्म, तो वहां पे जैसे कोई हेडिंग डालना है वहां पे। हेडिंग डालो, मगर वहाँ पे फिर तुम H2 लोगे, मतलब वहाँ पे ये जो H1 है ना, इसको क्या सेलेक्ट करोगे, H2 सेलेक्ट करोगे। हेडिंग तो तुम मल्टीपल हेडिंग लगाओ, यहाँ पे नहीं लगा रखी क्या, जैसे यहाँ पे एक हेडिंग लगी हुई है, हाँ, जैसे इसके नीचे फीचर भी तो जस्ट प्रोडक्ट। एक हेडिंग लगी हुई है, ये भी तो एक हेडिंग है, अच्छा। ये भी तो एक अच्छा, वो हेडिंग ही जो है। नीचे जो बट फीचर्ड प्रोडक्ट है उसमें H2 होगा, H1 नहीं होगा, है हाँ, ना? H1 नहीं होगा। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो S3 है ना यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज जो है ये चलेगा। अब मुझे देखना है कि मेरे इसमें कितने H2 टैग लगे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, H2 कर दूंगा, और H2 पे आते यहाँ पे देखो 5 मुझे दिखाई दे रहे हैं H2 टैग, देखो 5 दिखाई दे रहे हैं ना, एक दो, दूसरा ये रहा स्पेशल एडिशन, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और ये पांचवा ये रहा, ठीक है। तो ये सारे हेडिंग टैग जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, क्लियर। यस। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे हम जो है हेडिंग टैग वो करेंगे। अब जैसे तुम लोग जाओ अपनी वेबसाइट के अंदर और अपनी वेबसाइट पे चेक करो कि तुम्हारे जो हेडिंग टैग्स हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं। अरे जिसके वहाँ ये बिकाई हो रही है, थोड़ा सा साइलेंट कर लेना।
सर ब्लॉग वाले पेज में कोई H1 नहीं रहेगा ना? है। ब्लॉग वाले पेज में जिसमें हमने पोस्ट वाला कनेक्ट किया है उसमें कोई H1 नहीं रहेगा ना? देखो उसमें तो सारे तुम्हारे ऑलमोस्ट H1 ही रहेंगे, क्योंकि उस पेज पे तो तुम ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो, तो ब्लॉग में तुम्हें टाइटल तो लिखना ही पड़ेगा। तो ब्लॉग वाले पेज पे इतनी वो नहीं है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने दिखा रहा है तुम्हारे ब्लॉग पेज पे? एक भी नहीं दिखा रहा है सर। हाँ, वो ब्लॉग पेज पे इसलिए नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि तुमने पोस्ट से उसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइटल का ऑप्शन, वहाँ पे सीधे हम पोस्ट वो करते, तो उस वाले पे उसको उतना वो नहीं होगा, क्योंकि वो पोस्ट से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे तुम जितने वो लिखोगे वो सारे के सारे वही होंगे, वो H1 नहीं होंगे। ओके सर, बाकी सब ठीक कर दी जो था, जिसमें H2 था, H1 नहीं था, वो ठीक कर दी। ठीक है, तो बेसिकली देखो H1 नहीं होने से इसका कोई वो नहीं है कि नहीं है तो कोई बात नहीं, बट हमेशा याद रखो एक सीक्वेंस होना चाहिए, H1 ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि H1 तुम्हारा नीचे है। जितनी बार भी तुम हेडिंग देखो, तुम अपनी वेबसाइट बनाओगे, कंटेंट डालोगे, तो हेडिंग तो डलेगी डलेगी उसके ऊपर। ठीक है, हेडिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें डलनी ही डलनी है। ठीक है, तो जितनी भी हेडिंग चले, चाहे 10 15 20 25, वो करोगे तुम। अब एक बार उसमें चेक करो, अपनी SDTA पे जाके चेक करो कि एटलीस्ट 2 पेज चेक करो। सर इनके अबाउट पेज में 4 H1 है। बस रिपोर्ट पे लिख दो।
बाकी तुम दोनों ने चेक किया, तुम भी बोल लिया करो भाई थोड़ा बहुत। हिमांशु जी, कर रहा हूँ सर। थोड़ा माइक शाइक खोल के रखा करो, थोड़ा बातचीत किया करो भाई, साइलेंट हो जाते हो तुम लोग तो।
चलो हो गया, तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। हो गया। बस सर हो रहा है तो। चलो क्या हुआ? Can't see the screen, ये क्या हुआ? चलो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या थी, कोई बताएगा? कंटेंट डुप्लीकेसी ले लेते हैं। हाँ, कंटेंट डुप्लीकेशन। ठीक है, देखो कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो हैं हमारा जो कंटेंट है उसकी यहाँ पे ना डुप्लीकेसी को चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे तुम वेबसाइट बना रहे हो, तुम्हारे जैसे ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल है जो वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात हो रही है कंटेंट के डुप्लीकेसी की। ठीक है, तो डुप्लीकेसी के अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ पे हम प्लैगरिज्म चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे प्लैगरिज्म कितना है। ठीक है, प्लैगरिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली कि हमारा जो कंटेंट जो हमने लिखा अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्या वो किसी और ने भी लिखा है क्या अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये हमें यहाँ पे क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम प्लैगरिज्म चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितना है। तो अकॉर्डिंग टू गूगल, देखो अब सपोज करो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहा है, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहे हैं दो बंदे, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल डेफिनेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत तो वहाँ पे फ्लैग आपको दिखाई देगा। इसीलिए जो है गूगल क्या कहता है कि एटलीस्ट 80% आपका जो कंटेंट है वेबसाइट पे वो यूनिक होना चाहिए, एंड 20% अगर उसमें प्लैगरिज्म दिख भी रहा है तो इतने को वो क्या करता है, अवॉइड करता है। मतलब गूगल जो है वो अवॉइड करता है, मतलब कि इग्नोर करता है कि हाँ चलो ठीक है 20% जो है चलता है, बट 80% जो है मैक्सिमम आपका जो पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे तुम्हारा जो रोल है एज एन डिजिटल मार्केटर, ठीक है, एसईओ, तुम्हारा रोल सिंपल सा ये है कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें अपनी वेबसाइट का प्लैगरिज्म चेक करना है, एंड जो है आगे फॉरवर्ड करना है, कंटेंट राइटर को देना है कि भैया ये कंटेंट जो है ये डुप्लीकेट है, इसको चेंज करवाओ। ठीक है, ये काम तुम्हारा है कि तुम उसको वो फिर अपने अकॉर्डिंगली जो है कंटेंट को चेंज करेंगे। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे कैसे चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट का, अगर हमें प्लैगरिज्म चेक करना है तो देखो, यहाँ पे एक देखो, वैसे तो यहाँ पे जो भी है पेड टूल्स ही काम करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। फ्री के टूल्स उतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक है डुप्ली चेकर के नाम से, ठीक है। ऐसे तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे कोटेक्स के नाम से, बट वो सारे के सारे क्या है, पेड हैं। और उसमें तुम जो है पेड वर्जन पे ही तुम ढंग से काम कर सकते हो। सर एक ओरिजिनल डॉट ए आई करके है वो। ओरिजिनलिटी डॉट ए आई है, तो वहाँ पे भी वो भी पेड है। वो एक दो बारी तो आपको चेक करने देता है, लेकिन फिर उसके बाद वो भी पैसा मांगने लग जाता है। लेकिन सर उसमें ऐसा देखे हैं कि ये सारे टूल्स बता देते हैं 100% ये ओके है, लेकिन उसमें चेक करने पे वो बता देता है कि हाँ, ओरिजिनलिटी फिर वही है ना कि उसका फिर प्री वर्जन प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा ना। ओरिजिनलिटी तो है, अच्छा है, ठीक है। कोटेक्स के नाम से है, वो भी अच्छा है, बट तुम तो प्री वर्जन लोगे तो ही अच्छे हैं, अदरवाइज ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो तुम उसमें चेक करना चाहते हो, उसमें कर लो, ओरिजिनलिटी में कर लो, देखते हैं। पहले क्या करते थे, बंदे को चेक करने के लिए, कंटेंट को चेक करने के लिए थोड़ा सा ना, एक दो बारी फ्री वर्जन फ्री दे देते थे कि भैया ठीक है चलो ट्राई कर लो। अब जैसे 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 लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने वो भी हटा दिया कि भैया अब नहीं, सीधे अब वो लो, प्रो वर्जन लो और काम करो। तो ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें मेरा अकाउंट है नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। ये देखो, यू डोंट हैव इनफ क्रेडिट। तुम लोग बनाओ एक बार, इसने ओरिजिनलिटी डॉट ए आई पे जाके ना साइन अप करो एक बार, देखो तुम्हारे उसको, तुमको तो फर्स्ट टाइम मिल जाएगा। देखते हैं फर्स्ट टाइम ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फर्स्ट टाइम सर देते हैं। अरे मैंने देते, अपने कुछ ईमेल आईडी से हाँ देते थे, मैंने भी कई बार ईमेल आईडी चेंज की है, फिर उसके बाद कई बार इन्होंने ना बीच में बंद कर दिया था, नहीं देते थे। इन्हें पता था कि बंदे क्या कर रहे हैं, अलग अलग मेल आईडीज़ बना के काम कर रहे हैं, तो इन्होंने देना बंद कर दिया था। सर ऑल टैग कैसे चेक करेंगे कंट्रोल+U करके? क्या चीज़? ऑल टैग अगर चेक करना है इमेजेस के तो कैसे चेक करेंगे कंट्रोल+U पेज सोर्स में जाके? ऑल टैग का जो है ना, इमेज के ऊपर सोर्स पेज ओपन करना, इमेज पे जाके, पहले इसको कर लो फिर बताता हूँ।
50 क्रेडिट मिल गया सर, साइन अप करके वो ईमेल वेरीफाई करने पे। मिल गया। हाँ। हाँ तो बस इसमें यहाँ पे देखो स्टार्ट स्कैनिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे तुम अपना जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे स्कैन करके इसकी वो देख सकते हो कि कितना परसेंट फ्लैग है और कितना यूनिक है। हुआ, चेक किया, अकाउंट क्रिएट हुआ? हाँ सर, हो गया। सबको मिले क्रेडिट? सर मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा। क्यों?
नेट नहीं चल रहा सर। भाई नेट में तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बट अदरवाइज वैसे करोगे तो। तो सर हो गया। हम्म। अब हो रहा है सर। साइन अप करने के बाद जब हम ईमेल वेरीफाई करेंगे तब जाके क्रेडिट मिलेगा। बैलेंस 50 दिखाएगा। गगनेंगे जा दिया तू कहाँ से ले वो कंप्यूटर पे ला दे चला ले गगन के दो यहाँ में सामान चल जाएगा। क्या सामान चल जाएंगे तेरे इसमें फ्री फायर। हाँ फ्री फायर भी चल जाएगा ना क्या सोच रही हो लैपटॉप ही तो है तो यहाँ में ये चलाएंगे डिस्प्ले पर यो ना आ रही काम सब सिस्टम है ये हाथ में पकड़ा के या चल जाएगा। म्यूट कर लो भाई प्रियांशु। चला बुआ वो तो मैं हाँ बोलो तुषार। अब क्या करना है सर? ये साइन अप हटा दो, यहाँ से ऊपर से साइन अप हटा दो और इसके बाद क्लिक करो जो यूआरएल है। कॉपी करना है वाला। नहीं नहीं, साइन अप नहीं हुआ है क्या अभी? अरे तुम्हारा तो हो साइन गया। अप। साइन अप तो नहीं दिखा रहा, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। साइन अप तो करो इसको। अभी किया था सर। लॉगिन पे आ जाएगा। अच्छा ये उसमें ईमेल पे है ना, ईमेल पे ये आया होगा वेरीफाई करने के लिए, उसे आप वेरीफाई करोगे तो 50 आ जाएगा। जीमेल खोल के उस पर देखोगे तो वेरीफाई के लिए आया होगा। वेरीफाई करो मेल पे जाके।
सर एक चीज और पूछना था। हम्म। ये जो WP फॉर्म वाला जो मैं आपसे बोल रहा था नहीं, अपलोड करने वाला, तो हम्म। मैं देख रहा था यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया कि ये WP प्रीमियम, तो एक पता नहीं कैसा प्लगइन वो डाउनलोड किए और वो प्रीमियम आ गया, मैं यूज भी कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके कैसे किया था? करो भाई, ये बग्स फाइल होती हैं, ऐसे मत इंस्टॉल करो। ऐसे तो बग का तुम्हें मिल जाएंगी बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बट इसमें चांसेस होते हैं हैक वगैरह होने के। वेबसाइट वो हो जाती है क्रैश। वो सारे ना वो होते हैं क्रैक वर्जन, होते हैं क्रैक वर्जन, तोड़ देते हैं वेबसाइट को। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हम्म। यहाँ से एक क्रैक वर्जन जो होते हैं ना, स्पीड भी स्लो कर देते हैं और प्लस रिस्की भी होते हैं, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे सर फाइल मैनेजर डाउनलोड कराया था, ये वाली थी, ये वाली उसने डाउनलोड करवाया। इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद WP फॉर्म, फिर यहाँ पे आ गया ये। घूमना भी जरूरी है, ये सब हाँ रास्ते तो में वो खत्म डब्ल्यू है। पी वो होगी ना, फाइल होगी उसकी। अरे तो ये बेकार होता है यार, मैं तो मना ही करूँगा, ये आलतू फालतू चीज़ें यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ टाइम के बाद देखोगे ना, तुम्हारा वर्ड प्रेस ही नहीं ओपन हो रहा होगा, या कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आएगी 110%। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये सब चीज़ें रखना, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। प्रो वर्जन ले सकते तो प्रो वर्जन लो, अदरवाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ करो। मेल नहीं आई सर अभी। क्रैक वर्जन होते हैं सारे ना, रिस्की होते हैं। WP का क्रैक वर्जन तो मैं भी तुम्हें दे दूंगा, बट वो नहीं है काम का। मैंने तो यूज़ किया, मुझे पता है ना, पूरी वेबसाइट बना दी क्रैक वर्जन को यूज़ करके, और बाद में उसने दिक्कत देनी शुरू कर दिया, पूरी मेहनत पानी में गई। इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करता ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्रैक वर्जन तुम डालो अपनी वेबसाइट पे। सर अभी नहीं आई मेल। जीमेल आईडी, जीमेल आईडी पे आएगी ना, जीमेल आईडी पे देख ली, नहीं आई। रिसेंट कंफर्मेशन ईमेल पे एक बार क्लिक करो। फिर तो ऑप्शन आ नहीं रहा। ऊपर ऊपर हेडर में। अच्छा सर, तो वो WP फॉर्म का जो सबसे बेसिक वाला है $49 वाला, हम्म। वो सारे वेबसाइट पे हम लगा सकते हैं या सिर्फ एक पे, जैसे सारे वर्डप्रेस पे? वो बेसिकली तुम्हारा उसको, यार देखो मैंने कभी लिया नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, बट वो बेसिकली तुम्हारा कितने डॉलर का दिखा रहा है, कितने टाइम के लिए दिखा रहा है? 1 साल। हाँ तो चल जाएगा वो ना, वो तुम्हें वो देगा, क्या कहते हैं, देखो उसके प्लान के अंदर देखो लिखा हुआ होगा। बहुत महंगा है सर, उसमें दिखा रहा था सिर्फ एक वेबसाइट वो एक। $250, $300 का था वो, अनलिमिटेड वेबसाइट था। और तो अ, फिर वो एक ही, वो एक प्लान प्लान देते हैं ना, प्लान के अकॉर्डिंगली होता है। प्लान चेक करना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें कि एक वेबसाइट पे सपोर्टेबल है या मल्टीपल पे है। अरे मैं इसीलिए यूज़ ही नहीं करता, मैं तो क्लाइंट क्लाइंट अगर बोलता है कि हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्राइस कोट करो, हो सिंपल गया है। सर। हो गया, चल गया। बैलेंस दिखा रहा हाँ अब यहाँ पे सर्च कर लो अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, उसको एक बार डाल के। तो जैसे मान लीजिए सर, अगर कोई क्लाइंट आया, वो अगर बोल दिया कि ये
इसमें नहीं, ये मुझे अपलोड करने वाला भी चाहिए, तो उसके लिए कैसे करूँ फिर? भाई उससे चार्जेस लो ना, उसके अकॉर्डिंगली उससे प्राइस चार्ज करना ना वेबसाइट के, तुम अपनी जेब से थोड़ी लेके दोगे। नेट पे देख लिया ना तुमने कितने डॉलर का होता है, $50 का है, कितना हो गया? $50 नहीं सर। मतलब अच्छा हाँ, $50। एक वेबसाइट के लिए तो 50 ही है ना। हाँ 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 तो कर लो 5 अट्टे 40, लगभग 4,000 के आसपास हो गया। $50। हाँ। बोलो जितना भी तुम प्राइस कोट कर रहे हो उससे 4,000 उठा के बोलो उसको। तुम 15,000 में उसको वेबसाइट बना के दे रहे हो तो उसको 20,000 बोलो, उसको दिखा दो ना कि बोलो भैया ये ऐसे ऐसे परचेज करने पड़ते हैं हमें प्लगइन्स वगैरह, तो आपका ये जो प्लगइन है हम्म। 4,000 का तो प्लगइन ही आ रहा है। उसको बताओ, मैं अपनी जेब से थोड़ी ना उसको वो करूँगा। बोलो आपको फंक्शनैलिटी जो चाहिए सब मिलेगा, उसके अलावा जो भी खर्चा होगा एक्स्ट्रा वो आपका। सिंपल। अच्छा हाँ, कोई अगर क्लाइंट बोलेगा उसके अकॉर्डिंग उस समय या खरीद के दिखा एक दो और वेबसाइट क्या, पे। उसको दिखा दो, उसको भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई इसने मेरे ले लिया हुआ है कुछ प्लगइन व्लगइन, खत्म काम अपना। इसी तरीके से लेके चलो भाई। मेरे उसमें कोई बोलता है बंदा कि भैया महंगी हो रही है ये हो रही है, तो फिर मैं सीधे मना करता हूँ, तो फंक्शनैलिटी ये नहीं मिलेगी, काम खत्म। भाई कोई भी बंदा नहीं दे पाएगा ना उसको, किसी और के पास भी जाएगा वो भी यही सेम चीज़ उसको बोलेगा। प्रियांशु तुम्हारा हो गया? मैं कर रहा हूँ। हो गया सर। हो गया। एक सेकेंड, जाओ उसमें कंटेंट वगैरह चेक करो अपना। सर ये सारे चेक करने में तो खत्म खत्म हो जाएगा क्रेडिट? बिल्कुल हो जाएगा। इसके लिए फिर तभी तो प्रीमियम वर्जन आपको लेना पड़ेगा ना। तो भाई ऐसे ही होता है, रिसोर्सेज लगते हैं एसईओ करने में, ऐसे नहीं होता है एसईओ फ्री में। यही चीज़ तो क्लाइंट्स को समझानी होती है कि भाई किसी भी चीज़ को लेके रिसोर्सेज लगते हैं, ऐसे ही नहीं होता है। क्लाइंट रोता है भाई पैसे देने में, बहुत रोता है। तुम अपनी जेब से थोड़ी ना लगा के दोगे यार, फ़ायदा क्या कहेगा, तुम्हें अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है।
सर जैसे मान लीजिए किसी भी प्लगइन का मैंने प्रो वर्जन खरीदा, कोई क्लाइंट है, उसके क्लाइंट में मैं वो लगा दिया, अब फिर वो पासवर्ड चेंज कर दिया क्लाइंट ही, फिर कैसे होगा? किसका पासवर्ड चेंज कर दिया? अपने वर्डप्रेस लॉगिन का ही, एडमिन का। तो तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम सिंगल वाला लोगे मल्टीपल वाला लोगे? सिंगल वाला अगर ले रहे हैं तो। हाँ तो भाई उसका सिंगल वाला तो उसका हो गया, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया तो उसकी मर्जी भाई। अब वेबसाइट बनाने के बाद थोड़ी ना तुम उसका क्रेडेंशियल रखोगे अपने पास। वेबसाइट बनाने के बाद तो तुम्हें देना पड़ेगा ना उसको। नहीं समझे? हाँ हाँ हाँ। क्रेडेंशियल तो तुम्हें भाई और देना ही पड़ता है। हैंड ओवर जब पूरी वेबसाइट हो जाती है, पूरी पेमेंट हो जाती है, उसके बाद हमें हैंड ओवर ही तो करना होता है। चलो हो गया, ये चेक कर लिया। यस। चलो फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। बताना जरा एक बार नेक्स्ट एक्टिविटी। वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। चलो देखो, अब वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये बेसिकली कोडिंग की वेबसाइट के लिए, ये तुम्हारी उसके लिए नहीं है, वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होता था ना, पहले के टाइम पे जो ना कुछ कोड चलते थे, ठीक है, स्क्रिप्ट चलती थी टीडी और टीआर की, इस तरीके से। ठीक है, स्क्रीन विजुअल नहीं है सर आपकी। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी यहाँ पे ना वेबसाइट बनाने, क्योंकि ये इस तरीके से जो है ना टेबुलर फॉर्म में या रो फॉर्म में जब वेबसाइट बनती थी तो डेवलपर जो है टी डी टी आर कोड्स यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये पुराने कोड्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गूगल का जो बॉट है उसको रीड करने में होती है थोड़ी सी दिक्कत। ठीक है, तो इसीलिए जो है गूगल ने बोला है कि भाई अब से जो है डिव टैग आप यूज़ करोगे, डिविजनल टैग इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा टी डी और टी आर होंगे तो इस कंडीशन में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा गूगल की तरफ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस ये चेक करना है कि हमारी वेबसाइट में कोई भी टी डी टी आर तो नहीं है, और अगर टी डी टी आर टैग हैं तो उनको हमें क्या करना है, डिविजनल में उसको डिव टैग में चेंज करना है। वैसे तो तुम जो भी नई वेबसाइट होगी तुम देखोगे वहाँ पे डिव टैग ही यूज़ होंगे, और अगर आप तुम अगर तुम्हारी वेबसाइट है कोडिंग वो वर्डप्रेस वाली, तो उसमें तो सीधे डिव टैग ही होता है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, मतलब इसका टी डी टी आर कौन का। से वर्डप्रेस पे? हाँ वर्डप्रेस पे तो डिव टैग ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ वेबसाइट पे इसकी अपनी कोडिंग वाली वेबसाइट पे जाओ, अपनी एस डी टी आई वाले में चले जाओ, वहाँ पे जाके जो है कंट्रोल यू कंट्रोल एफ करो, और उसके बाद इस तरीके से पहले टी डी लिखना, देखना कितनी फाइलें दिखाई दे रही है, फिर इस तरीके से टी आर लिखना तब देखना, और फिर उसके बाद डिव लिखना, तब कितनी फाइल्स तुम्हें दिखाई दे रही है। जाओ चेक करो एक बार जाके।
सर होम पेज पे 207 दिखा रहा है क्या? ये DIV। हाँ तो डिव टैग तो होंगे ना, डिव टैग होने दो, डिव टैग तो अच्छी बात है। ये चेक करो ना TDTR हैं कि नहीं, डिव टैग तो दिखेंगे ही। नहीं है सर। हम्म? सर ना TD भी नहीं है, TR भी नहीं है इस पे होम पेज पे। और कौन सा है? डिव टैग है ना। यस सर। अब एक काम करो, अपनी अपनी वेबसाइटों पे भी जाके चेक करो एक बार। TD सर मेरी वेबसाइट पर TD6 आ रहा है, TR3 और डिव? और DIV वो जो है 194। ठीक है, 10-15 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 10-15 होंगे तो इससे ये ज़्यादा खुद नहीं। से कर सकते हैं या डेवलपर से कराना पड़ेगा? यार डेवलपर से करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा प्लगइन ही नहीं है ना कि जिससे तुम ठीक कर सको। देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट में तुम एक ही तरीके से ठीक कर सकते हो चीज़ों को कि भाई तुम्हारे पास प्लगइन होना चाहिए, जिन प्लगइन्स के थ्रू तुम इन चीज़ों को करेक्ट कर सको। सर मेरे में तो टीडी नहीं आ रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा होगा अच्छी बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। सर एक बार वो ऑल टैग वाला बता दीजिए कैसे चेक करेंगे हम? सर्च। क्या कह रहे हो? ऑल टैग वाला वो कैसे रिपोर्ट में लिखेंगे, ऑल टैग वाला चेक करके? ऑल टैग के लिए उस पे जाओ ना, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे उस पे जाओ। Ctrl+U। स्क्रीन शेयर करो। ये जैसे मान लीजिए इसका चेक करना है। राइट क्लिक मार के इंस्पेक्ट करो इसको एक बार, इमेज को ना। ऑल्टरनेटिव नेम ये
alt tag। इमेज एसआरसी नहीं आ रहा सर एक भाई, है इमेज एसआरसी नहीं आ रहा। एक सेकेंड। हाँ ये रहा सर, आया इमेज एसआरसी, कंट्रोल प्लस यू करने के बाद आ रहा है। हाँ तुम यहाँ से भी देख सकते हो और वहाँ सोर्स वाले पेजेस से भी देख सकते हो, और इमेज का भी तुम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो। तो इमेज का सर, जैसे मान लीजिए ये है इमेज, इस पर राइट क्लिक करके सबसे नीचे देखो ना, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये बैनर पे क्लिक करें या फिर ये जो है इमेजेस अरे इस पे किसी पे भी क्लिक क्लिक करें? करो, पूरा एक ही बैनर है, कुछ ऐसा नहीं है वो अलग से। ये आ गया सर। इंस्पेक्ट करने पे नहीं आ रहा सर। एक सेकेंड रुको। इमेज एसआरसी ये रहा, आया। तो ये कैसे पता चलेगा किस पे है? अच्छा ये STT। एक सेकेंड रुकना। इसमें यार तुम्हें इसमें थोड़ा सा देखो, ढूंढो, इसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। एक तो इसकी स्क्रीन पूरी तरीके से ओपन नहीं होती ना, मेरे को वैसे ही बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। इसमें देखो ऑल्ट करके दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे करोगे ना, ऑल्ट ढूंढो बस, तुम्हारा फोकस ऑल्ट पे होना चाहिए। ऑल्ट तो एक भी नहीं सर। देखो ना उसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे करके। यहाँ पे कंट्रोल प्लस F किए हैं ना, एक भी नहीं आ रहा। इमेज एसआरसी करने पे आ रहा है सब, लेकिन ऑल्ट। एक सेकेंड। सर ये जो ऑल्ट है यही सब है क्या ये? हाँ यही है। तो ऑल्ट नाम, ये तो सोर्स है, फिर ऑल्ट नेम कहाँ है सर? ये नहीं समझ में आ रहा। एक सेकेंड।
अरे तो वो उसमें कोडिंग तो इसी तरीके से दिखाई देगा ना, ऑल्ट नेम कोडिंग में इसी तो तरीके से उन्हें दिखाई देगा वो। तो नाम क्या लिखा हुआ है ऑल्ट नेम? हाँ तो इसमें नहीं दे रखा ना, इसमें सिर्फ वो दे रखा है, सोर्स इमेज सोर्स दे रखा है, ऑल्ट नेम नहीं डाला हुआ है उसमें, तो गड़बड़ है ना, नहीं डाला हुआ है। अच्छा, और इसमें भी ऑल्ट नेम नहीं है, हाँ तो बैनर। ऑल्ट नेम नहीं है, दैट मीन्स की गड़बड़ है। तो इसको रिपोर्ट में कैसे लिखेंगे सर? पूरा एक एक कॉपी करके लिखना पड़ेगा? रिपोर्ट में सिंपल तुम ये लिखोगे कि जो भी इमेज के ऊपर ऑल्ट नेम नहीं है उसको बोलो कि ऑल्ट नेम, हाँ कॉपी करके वहाँ पे डाल दो और वहाँ पे लिख दो कि इसमें ऑल्ट नेम क्या कहते हैं, इमेज सोर्स है, ऑल्ट नेम नहीं डाला हुआ। मतलब एक एक पूरा कॉपी करना पड़ेगा ना? अब भाई करना तो पड़ेगा, देखो यही तो एस देखो यार, एसईओ 6 महीने का प्रोसेस होता है, तुम 6 महीने करोगे क्या, आराम आराम से उसमें डाल दो। ये ऑल्ट नेम ही है? हम्म। ये ऑल्ट जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये ऑल्ट नेम के लिए है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा। अरे ऑल्ट लिखा है उसके आगे, देखो ना ध्यान से, सिंटेक्स ऑल्ट के आगे ऑल्ट उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, ये जो दो डॉट के बीच में इनको लिखना है इस इमेज के बारे में, वो नहीं लिखा हुआ है, इतना अच्छा, कंफ्यूज और क्यों हो रहे हो। ये होम नेम क्या है? ये जैसे नेम हो गया ये। अरे भाई अब ये तो कोडिंग है, इसमें कहाँ घुस रहे हो, ये हमें थोड़ी ना समझ में आएंगी, हमें जो काम की चीज़ें हम वो देखेंगे ना, हम तो ऑल्ट इमेज एंड ऑल्ट टैग देखेंगे ना। अच्छा हाँ, ये ऑल्ट को इसी में लिखना था, इन्होंने लिखा नहीं है। वही तो समझा रहा हूँ, तो उन्होंने नहीं लिखा तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, वो तो उन्होंने नहीं लिखा ना। मान लीजिए इसमें इसमें भी हाँ।
चलो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। बताना नेक्स्ट एक्टिविटी। स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट। चलो अब यहाँ पे वेबसाइट स्पीड टेस्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट का देखो सिंपली यहाँ पे टूल है जिसके अंदर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो वेबसाइट की जो स्पीड होती है ना वो हम देखते हैं। वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट से पहले हम कुछ और देखेंगे। वेबसाइट स्पीड टेस्ट से पहले हम लोग देखेंगे, मैंने तुम्हें दो चीज़ें लिखाई होगी, एक तो जावा स्क्रिप्ट लिखाई होगी और एक ये भी लिख लेना, स्टाइल शीट अगर नहीं लिखाई तो इसको लिख लेना। ठीक है, दो तरीके की स्क्रिप्ट होती है, एक तो जावा और एक स्टाइल शीट। ठीक है, अब देखो हमारी वेबसाइट पे ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बनती है। सर स्क्रीन भी इस पर। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी? हाँ अभी आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट पे ना दो तरीके की स्क्रिप्ट बनती है। ठीक है, एक होती है जावा और एक होती है स्टाइल शीट। दोनों कैसे बनती है? जब भी हम हमारी वेबसाइट पे जो है जावा स्क्रिप्ट तब बनती है जब हम लोग टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट डालते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ भी हम यहाँ पे अपने कंटेंट वगैरह डाल रहे हैं तो उस टाइम पे जो है जावा स्क्रिप्ट हमारी बैकग्राउंड पे बनती है। और स्टाइल शीट जो होती है वो इमेजेस से बनती है कि हमारी वेबसाइट पे जो मल्टीपल हम इमेजेस डालते हैं तो उससे हमारी वेबसाइट के बैक एंड पे जो है स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन ये जो है ये बनने लग जाती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की स्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट पे बनती है। ठीक है, अब देखो यही दोनों जो स्क्रिप्ट होती है कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है हमारी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट के लिए, स्पीड के लिए कि भैया हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कैसी रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमको यहाँ पे देखो दो टाइप की यहाँ पे देखो दो टाइप की जो है स्क्रिप्ट तुम्हें बनती हुई नज़र आएगी। एक होती है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इंटरनल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारी ना तुम्हें सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सी इंटरनल है और कौन सी एक्सटर्नल है। तो इंटरनल के लिए तुम क्या करोगे बेसिकली, देखो इंटरनल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या सर करेंगे। ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में होगा और स्टाइल शीट ये इमेजेस के फॉर्म में होगा। क्या बोल रहे हो? जो जावा मतलब देखो स्क्रिप्ट है ये कहने का सिर्फ मतलब टेक्स्ट है के कि फॉर्म में होगा। नहीं, वो टेक्स्ट की फॉर्म में ये ऐसे नहीं होगा। टेक्स्ट की फॉर्म में तुम कुछ भी कंटेंट डालते हो तो तुम्हारे बैकएंड पे फाइलें बनती हैं। ठीक है, हाँ। तुम टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ भी डालते हो तो तुम्हारे बैकएंड में जो है वो फाइलें बनती हैं। ठीक है,
अगर टेक्स्ट के फॉर्म में डालोगे तो जावा की स्क्रिप्ट बनेगी, इमेज की फॉर्म में डालोगे तो स्टाइल शीट बनेगी तुम्हारे उसमें बैक एंड पे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी दिखेंगी कैसे कैसे होगा वो सारी चीज़ें देखो, अभी तुम यहाँ पे देखोगे। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल, अब दोनों में पहचानो कि कैसे कि इंटरनल बन रही हैं कि एक्सटर्नल बन रही हैं। ठीक है, तो इंटरनल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर में जो है सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आपकी जो फाइल होंगी ना वो ब्लैक कलर में होंगी, और एक्सटर्नल में क्या होगी, यहाँ पे ना ब्लू कलर के ना आपको क्या बनेंगे, लिंक जैसे बने हुए दिखाई देंगे। क्या होंगे, लिंक जैसे जो है वो बने हुए नज़र आएंगे आपको। कहाँ पे, एक्सटर्नल में। तो अकॉर्डिंग टू एसईओ हमारी वेबसाइट पे एक्सटर्नल जावा या फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट होनी चाहिए, इंटरनल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो इंटरनल जावा, जो इंटरनल फाइलें होती है ना, ये इंटरनल फाइल्स होते हैं, इनको हम फाइल्स बोलते हैं। जो इंटरनल फाइल्स होती है वो क्या करती है, हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को बढ़ा देती हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वेबसाइट धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, और अगर तुम्हारी वेबसाइट पे एक्सटर्नल वो होंगे यानी कि लिंक्स बने हुए होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो घट जाएगी, मतलब तुम्हारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीरे चलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसको तुम लोग पहचानोगे। देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट है, उसमें इंटरनल स्क्रिप्ट बनी हुई है, तो इस तरीके से बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर। अब हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तुम्हें किस तरीके से करना है। जैसे क्या होता है कि जो इंटरनल स्क्रिप्ट होती है ना, उस पर इस तरीके से बहुत सारी स्क्रिप्ट बनी हुई होती है। ठीक है, और एक्सटर्नल में ही वही चीज़ क्या हो जाती है, एक्सटर्नल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि ना, जैसे सपोज करो ये 10 लिंक है, इन नहीं 10 लाइनें हैं, वो क्या करता है कि इन 10 लाइनों को एक लिंक में क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, एक लिंक में उसको क्या कर देता है, ऐड ऑन कर देता है। जैसे तुमने सुना है ना, एक्सट्रैक्ट करना किसी भी चीज़ को, होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर वो कर लेते हैं। तो यही ये क्या है, सेम वही वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ये सेम क्या है, वही वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल फाइल्स को क्या कर देते हैं, सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करके एक एक लिंक में तैयार कर देते हैं। देखो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब तुम्हारी वेबसाइट में बहुत सारी स्क्रिप्ट होगी तो जब तुम्हारी वेबसाइट कोई ओपन करेगा तो उसका डिवाइस वो सारी स्क्रिप्ट को रीड करेगा, उसके बाद उसकी वेबसाइट को ओपन करेगा। जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट होगी उतना ही ज़्यादा जो है डिवाइस को टाइम लगेगा वेबसाइट को रीड करने में। जितनी कम स्क्रिप्ट होगी उतनी ही जल्दी जो है डिवाइस रेडी हो जाएगा किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चीज़ें जो हैं की जाती हैं। अब इसके अंदर देखो किस तरीके से चेक किस तरीके से की जाती है, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाएंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे वेबसाइट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल यू दबाएंगे और इसकी स्क्रिप्ट पे जाएंगे।
ठीक है, ये स्क्रिप्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल U कंट्रोल F दबाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा। ठीक है, तो जावा के अब तुम देखोगे यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट मेरी वेबसाइट पे अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, जावा की कोई भी स्क्रिप्ट देखो एक ही दिख रही है यहाँ पे, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब क्योंकि वेबसाइट में कुछ कंटेंट ही नहीं है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट सी एस एस किसके लिए, उसके लिए जो भी तुम्हारी स्टाइल शीट को हम डॉट सी एस एस से चेक करेंगे। ठीक है, कैश कोडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म है डॉट सी एस एस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉट सी एस एस डाला, तो यहाँ देखो हमको कितनी सारी फाइलें दिख रही हैं। अब जैसे ये फाइल है, ये एक लिंक के ऊपर बनी हुई है ना, देखो ये क्लिकेबल दिख रही है ना, ये भाई ये क्लिकेबल है ना, तो ये सारी की सारी क्या है, क्लिकेबल है। ये सब क्या है, ब्लू कलर की लिंक पे डली हुई है, दैट मीन कि ये एक्सेप्टेबल है, ये एकदम सही है। ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल कोडिंग है, तो एक्सटर्नल कोडिंग एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर यही चीज़ लिंक में ना बनी हुई होती और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का कंटेंट दिखाई देता, अनक्लिकेबल होता, तो उस कंडीशन में वो क्या हाँ होगी, तुम्हारी इंटरनल लिंकिंग होगी, मतलब इंटरनल स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर 15-20 लाइनें तुम्हें दिखाई दे रही है, 15-20 स्क्रिप्ट तुम्हें दिखाई दे रही है, तो वो मैनेजेबल है, मतलब उसको तुम क्या कर सकते हो, मतलब उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेजेबल है। बट वहीं पर ही अगर 15-20 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर वो जो है वो आपके डिवाइस के लोडिंग स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे यही देखना है, चेक करना है कि किसी भी वेबसाइट पे जावा की और डॉट सी एस एस की जो स्क्रिप्ट है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। अपनी अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करो। सर एक ब्लैक मिला। हाँ, एक आधा से कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 से भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस। लेकिन सर ये लिंक नहीं लग रहा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूं। करो। स्क्रीन आ रही है सर मेरी? हम्म, ये देखिए डॉट सी एस एस ये। अरे वो कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा बहुत चलेगा, ये ऐसा कुछ वो नहीं है, थोड़ी बहुत फाइलें तो दिखाई देंगी तुमको। सर ऐसे 20 हैं सर, मतलब 20 हम्म, 20 हैं सर ऐसे फाइल्स, ये डॉट सी एस हाँ एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतने से कोई दिक्कत नहीं है।
सर ये लिंक है या फिर क्या है ये? क्या चीज़? ये जो ब्लैक वाला है CSS, ये लिंक है कुछ और है ये? लिंक नहीं है, नॉर्मली फाइल है, CSS की फाइल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी होगी, सिंपली वो एक्टिविटी होगी वेबसाइट के स्पीड टेस्ट की। ठीक है, अब देखो अच्छा, तो सर ये जैसे मान लीजिए जैसे ये रिपोर्ट में लिखना होगा, तो ये सारा तो हम लिख देंगे कि ठीक है इस पे है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला है इसको हम कैसे लिखेंगे कि कौन सा ब्लैक वाला? रिपोर्ट में ये? अरे तो 10-20 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये चीज़ अब आप मेंशन नहीं कर सकते, आप उसको बस ये बोलना कि होम पेज पे जो है एक्सटर्नल CSS फाइलें हैं, उनको उनको एक लिंक बना के एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर दो। इंटरनल, ये सारी की सारी इंटरनल है। अब ये फाइल तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसमें सजेशन में लिखोगे कि वेबसाइट के होम पेज पे कुछ 20 से 25 .css की इंटरनल फाइल है, उनको एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर दो। वो क्या करेगा, इन सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करके एक लिंक में बना देगा डेवलपर। लिंक तो इंटरनल तो सर ये ब्लैक वाला है ना, तो एक्सटर्नल को फिर क्यों हम वो करवाएंगे, एक लिंक अरे बनवाएंगे? ये भाई, सारे तो इंटरनल एक्सटर्नल। को लिंक करवा के एक्सटर्नल में चेंज करवाओगे। ये इंटरनल है ना, इनको चेंज करवा के एक्सटर्नल पे चेंज करवाओगे, मैं ये बोल रहा हूँ। इनको भी ब्लैक करवाना है? इनको क्यों करवाओगे भाई, ये तो एक्सटर्नल है ना, हाँ, ये तो और एक्सटर्नल ये फाइल है, सारी इसको क्यों इंटरनल चेंज है, करवाओगे तुम? और ये ये है सारी इंटरनल, इनको इंटरनल है। चेंज करेगा ना वो जो तुम कह रहे हो कि 20 फाइलें हैं, उन 20 फाइलों को कन्वर्ट करके एक लिंक में बना देगा वो, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसको कितना सर कॉपी करेंगे, ये समझ में नहीं आ अरे रहा भाई, ये आप कॉपी जैसे। नहीं करोगे, मैं वही चीज़ तो आपको समझा रहा हूँ। आप सिर्फ डेवलपर को दोगे कि भैया होम पेज पे इतनी फाइलें हैं जो .css की इंटरनल फाइल हैं, उनको एक्सटर्नल पे कन्वर्ट कर दो, सिंपल। तुम नहीं कॉपी पेस्ट करोगे उसको, तुम्हें समझ में थोड़ी ना आएंगी ये अच्छा, चीज़ें। जैसे मान हम तो लीजिए सिर्फ ये है, हम्म, इसको हम स्पीड टेस्ट वाले में रखेंगे ना? इसको स्पीड टेस्ट वाले पे नहीं रखोगे। स्पीड टेस्ट से पहले तुम, ये अलग अलग एक्टिविटी है, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन और स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे सर, जैसे इसमें तो जावा बता जावा में दीजिए तो। देख लो ना, ये जितनी फाइलें इंटरनल हैं वहाँ पे जाके लिख दो कि होम पेज पे इतनी फाइलें इंटरनल पड़ी हुई हैं। जावा स्क्रिप्ट में सॉरी, ये जावा स्क्रिप्ट में ये 6 है ना, तो वहाँ पे जाके लिख दो 6 यहाँ इंटरनल पे क्या लिख फाइल्स। दें? यहाँ पे लिखो 6 इंटरनल फाइलें हैं होम पेज पे, उनको क्या कहते हैं, उस पर कन्वर्ट करो, एक्सटर्नल पे कन्वर्ट कर दो। वो 6-7 तो वैसे भी मैटर नहीं करती, 20-25 मैटर अच्छा, नहीं करती। इसके बाद फिर CSS ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, अच्छा, अच्छा इसमें नॉर्मल लिख देंगे जितना फाउंड है, ठीक है सर। तो इनको लिखना पड़ेगा ना सर, ये जो नॉर्मल फाइल है इनको भी? अरे भाई, तुम सिर्फ वहाँ पे इतना लिखोगे, वो अपने आप यहाँ पे आके चेक कर लेगा कि कौन सी फाइलें जो हैं इंटरनल हैं। मैं तुम्हें वही तो समझा रहा हूँ भाई, ये कॉपी तुम नहीं, कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम क्या कॉपी करके दोगे इसमें से, उसको बताओ। नहीं कर सकते ना इतनी चीज़ों को कॉपी। अब भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं समझ सकते, उन चीज़ों को वो डेवलपर ही समझ सकता है। अब उसके लिए नहीं तो यार कोडिंग सीखो, तभी तुम कर सकते हो। हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे ना जितना हमें एसईओ के लिए चाहिए, वो कोर्स आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है कि किसी भी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो ना 3 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि अगर तुम्हारी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर अंदर ओपन हो रही है तो गुड है, 3 सेकंड से अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है
तो वो एक गलत चीज़ है तुम्हारी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को तुम करेक्ट कैसे करोगे? सिंपली तुम्हें क्या करना है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। WP ऑप्टिमाइज के नाम से एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे आओगे तो WP ऑप्टिमाइज, स्पेलिंग एक भी गलत हो जाती है ना तो ये रहा, ठीक है। WP ऑप्टिमाइज के नाम से आएगा यहाँ पे। इसको तुम्हें क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। 1 मिनट में आया, तब तक इसको करो इंस्टॉल और एक्टिवेट। इसको ले लिया, लेके एक्टिवेट करो, ठीक है। अब एक्टिवेट करते ही यहाँ पे देखो WP ऑप्टिमाइज का तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है, बेसिकली जो भी यहाँ पे देखो इमेजेस का ऑप्शन आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे, तुम्हें इमेजेस को क्या करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। इमेजेस के अंदर आओगे तो जैसे ही इमेजेस के अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम्हारी सारी इमेजेस दिख जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें इसको ऑन करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडिड इमेज, मतलब जो भी तुम इमेज आगे से अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। और जितनी कंप्रेस नहीं हुई है उसको तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। और उसके बाद जब तुम नीचे आओगे सेलेक्ट ऑल करने के बाद, तो यहाँ पे कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेजेस, बस तुम्हें क्या करना है, ये इस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस हैं उनको कंप्रेस कर देगा, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा तुम्हारा स्पीड जो है वो बेटर हो जाएगी। अब ये जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये अब तुम करने को तो तुम इमेजेस को कंप्रेस बाहर से भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टूल्स आते हैं, बट उससे क्या होता है कि क्लैरिटी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ से ना करके हम लोग यहाँ पे प्लगइन के थ्रू करते हैं इसको। क्योंकि देखो तुम्हारी वेबसाइट पे 2 ही चीज़ हैं जो तुम्हारी वेबसाइट को डाउन करेंगी स्पीड को, ये याद रखना। एक तो है तुम्हारी इमेजेस जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड डाउन होगी, और दूसरी चीज़ तुम्हारा जो है, जो भी तुम होस्टिंग लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होस्टिंग होती है वो भी डिपेंड करती है। तुमने होस्टिंग के अंदर भी हमारी रैम होती है, तुमने होस्टिंग ले रखी है भाई 256 MB की, है ना। तो भाई क्या स्पीड आएगी तुम्हारी वेबसाइट पे? तो होस्टिंग भी डिपेंड करती है कि तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड कैसी होगी। इसलिए होस्टिंग हमेशा ढंग की खरीदो, बहुत मैटर करती है होस्टिंग। तभी तो देखते हो ना कि अलग अलग टाइप की अलग अलग रेंज होती है होस्टिंग की भी।
चलो इसको ऑप्टिमाइज़ कर लोगे, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना, कल हम बचा कुचा जो भी है इसका ख़त्म, मतलब ऑन पेज कल हमारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय सर। ओके।